आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं परिपथ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे परिपथ के बारे में, यानी कि सर्किट क्या होता है। और मैं बता दूं, सर्किट को जाल भी कहते हैं, यानी कि नेटवर्क भी कहते हैं। सर्किट को क्या कहते हैं? जाल यानी कि नेटवर्क भी कहा जाता है। अब देखिए, जाल या नेटवर्क क्या होता है, सर्किट क्या होता है, पहले वो समझो। सर्किट बहुत सारे आप क्या करोगे, प्रतिरोध, कुंडलियां, ठीक है, आपके पास संधारित्र, प्रतिरोध, कुंडलियां, ऐसी बहुत सारी चीजों को मिला के जो बनता है वो क्या होता है? जाल या परिपथ होता है। यानी कि आप क्या करोगे, जैसे ये एक बैटरी लगा दी, ठीक है, या सेल लगा दिया, उसके बाद एक प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पे एक प्रेरक तत्व या कुंडली लगा दी L, यहाँ पे एक संधारित्र लगा दिया C, यहाँ पे कुछ भी, मतलब कुछ भी, एक प्रतिरोध और लगा दिया R। ये जो इस तरीके से जो संरचना बनती है उसको कहते हैं जाल या परिपथ, सर्किट या नेटवर्क। अब देखिए, सर्किट या नेटवर्क, जैसे बिंदुओं को नाम दे दूं A B C D E F, ये तो हो गया सर्किट। अब एक बात देखिए, बैटरी के प्लस से धारा निकलती है, प्लस से धारा निकलेगी, यहां पे धारा पहुंचते ही दो हिस्सों में बट गई ना, यहां से धारा दो हिस्सों में बट गई, यहां से सेम चलती आ रही है, यहां से आके फिर धारा मिल गई, यहां से अगर आई धारा जाएगी इधर चलेगी I1 धारा, इधर चलेगी I1 ऐसे आ रही है, यहां पे फिर I बन गई, I1 प्लस I2 मिल गई। ये जो है पूरा, ये जो पूरा है ये जाल है। इसके अंदर देखो, A से B तक जाओ आप, A से B तक धारा बदल रही है क्या? नहीं बदल रही। तो A से B तक धारा नहीं बदल रही, तो A और B को मैं बोलूंगा शाखा, शाखा या ब्रांच। तो अब कोई भी पूछे परिपथ या जाल के अंदर शाखा क्या होती है, तो शाखा एक वो पथ है धारा का जिसमें धारा का मान नहीं बदलता और धारा की दिशा भी नहीं बदलती। देखिए, A से B जा रहे हो, धारा नहीं बदल रही, ना धारा का मान ना दिशा। अब कोई कहेगा सर धारा तो B से C और C से D में भी नहीं बदल रही, कि B से C भी I1 धारा है और C से D भी I1 ही धारा है, नहीं बदल रही सर। लेकिन धारा का पथ बदल गया, धारा की दिशा तो बदल गई ना C पे आके, इसलिए C और D अलग शाखा है, B और C अलग शाखा है। यानी कि शाखाओं के नाम लिखता हूं मैं, आपको समझ आ गया होगा। AB एक शाखा है, BC एक शाखा है, CD एक शाखा है, BE एक शाखा है और FA एक शाखा है। लेकिन DE और EF शाखा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, कोई एलिमेंट लगा ही नहीं है। यहाँ पे D से D में क्या लगा है? कुछ नहीं लगा, ना प्रतिरोध है, ना कुंडली है, ना संधारित्र है, ना डायोड है, ना ट्रांजिस्टर है, ना ट्रायोड है, ना कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं लगा इसमें, तो ये क्या है? इसकी कोई भी यहाँ पे क्या है, इसको शाखा नहीं बोलेंगे, EF को भी शाखा नहीं बोलेंगे। तो शाखा क्या होगी? AB एक शाखा हो गई, BE एक शाखा हो गई। समझ के बाद क्लियर? अब देखो, शाखा के बाद आता है संधि, संधि या जंक्शन। संधि क्या होता है? संधि वो पॉइंट होता है, उसको नोड भी कहते हैं, याद रखना। संधि या नोड वो पॉइंट होता है जहां से धारा बढ़ जाती है या जहां पर धारा आके मिल जाती है। इस सर्किट में दो ही संधियां हैं, एक पॉइंट B और एक पॉइंट E, और कोई संधि नहीं है। यहां पे धारा बढ़ नहीं रही C पे, सिर्फ मुड़ रही है, इसलिए संधि नहीं है। यहां पे धारा मिल नहीं रही, सिर्फ मुड़ रही है, संधि नहीं है। यहां से देखिए धारा दो हिस्सों में बढ़ गई, इसलिए B एक संधि है। यहां से धारा दो हिस्सों में आगे मिल गई, इसलिए E एक संधि है। इस सर्किट में दो ही संधियां हैं, B और E। क्लियर? संधि की समझ आ गई और शाखा भी समझ आ गई। अब बात करते हैं लूप की, लूप या पाश। बहुत सारी शाखाओं से मिलकर बना हुआ बंद पथ लूप कहलाता है। समझ रहे हो? जैसे A से B, B से E, E से F, F से A, धारा का बंद पथ लूप होता है और ये शाखाओं से मिलकर बनता है। देखो, AB, BE, EF, FA, ये शाखाएं मिलकर क्या बना रही है? एक बंद पथ बना रही है। A जहां से शुरू करो वही बंद करना है। देखो, मैंने लिखा A, B, E, F, एक लूप है। क्या ये लूप है? नहीं है, F पे रुक गया, ये तो रह गया बीच में, फिर A लिखूंगा।
ए से शुरू किया है, ए पे बंद भी करना है। और लूप को कैसे चलाते हैं कि मैं ए से लूप शुरू कर रहा हूं, वहां से तीर लगाओ ऐसे, समझ गए कि मैं लूप को ऐसे चला रहा हूं। लूप को जैसे चलाते हैं वैसे ही लिखो। लूप को उल्टा भी चला सकते हैं, ए एफ ई बी ए, उल्टा चल गया तो डायरेक्शन उल्टी बनाओगे। मर्जी आपकी, धारा की दिशा में भी जा सकते हो, धारा के विपरीत भी जा सकते हो। जब किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि लूप कैसे चलाना है, ऐसे क्यों चलाना है, ऐसे नहीं। बात इसकी एक ही है, ये एक लूप है, ये लूप एक ही है, लेकिन दिशाएं दो तरीके से चला रहा हूं। फिर ये भी लूप है, देखो ई बी सी डी ई, जहां से शुरू करो वहां बंद करो, सी से शुरू करो तो सी पे बंद करो, समझ रहे हो। सी से शुरू करो तो सी पे बंद करो, जहां से शुरू करना है वहां बंद करना है। लूप यहाँ पास हो गया। अब ये भी लूप है, देखो ई बी, समझ गए ना। इसको ऐसे भी चला सकते हो, ई डी सी, जो भी है लूप है। अब एक लूप और है, इसमें दिख रहा है क्या आपको, धारा का बंद पथ लूप है, बस जो भी बंद पथ मिले उसको लूप कह दो। अब ये लूप भी आपने, मैंने ई से शुरू किया तो ई से शुरू करके ऐसे चला दो। देखो मैं दिख रहा हूं, ए सी डी एफ ए, ये भी तो लूप है, ए सी डी एफ ए, ये भी तो एक लूप है, बड़ा लूप है, दोनों लूप से मिलकर बना, ये हो गया लूप या पास। समझ आ गई बात। फिर दो प्रकार के परिपथ होते हैं, एक होते हैं सक्रिय परिपथ और एक होते हैं अक्रिय परिपथ। अक्रिय परिपथ, सक्रिय परिपथ या फिर अक्रिय प्रतिबाधा, जो भी है। अब अक्रिय परिपथ एक्टिव, एक्टिव कौन होगा, जिसमें करंट होगा, है ना। और करंट कहां से आएगा, जिसमें बैटरा लगा होगा, यानी कि बैटरी लगी होगी। बैटरी नहीं लगी तो करंट कहां से आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब वे परिपथ जिनके अंदर बैटरी लगी होती है वो सक्रिय परिपथ होते हैं, और जिसमें नहीं लगी होती वो इनएक्टिव यानी कि अक्रिय परिपथ होते हैं। और बैटरी जरूरी नहीं है, सीधा लिखेंगे हम ऊर्जा का स्रोत लगा होता है। मैं ये कह सकता हूं कि कोई बैटरी विद्युत वाहक वाला स्रोत लगा है, या मैं कह दूं धारा या वोल्ट का स्रोत लगा है, ऐसे कह सीधा कि धारा का स्रोत लगाओ या वोल्ट का स्रोत लगाओ, कुछ भी लगाओ, उसको अपने क्या कहते हैं, सक्रिय परिपथ और अक्रिय परिपथ कहते हैं। बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं रेखीय प्रतिबाधा। अब ये जो चीज है ना, रेखीय प्रतिबाधा, ये आपके समझने वाली है, क्योंकि आपने अभी अभी ओमीय और अनोमीय युक्तियां पढ़ी हैं। अगर ओमीय और अनओमीय युक्तियां आपको नहीं आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, अगर वो आ रही है आपको अगर, तो रेखीय प्रतिबाधा समझनी मुश्किल नहीं है। दोनों में फर्क है। देखो मैंने ओम के नियम में क्या पढ़ाया था कि जिसका वी आई वक्र सरल रेखा होता है और सरल रेखा भी मूल बिंदु से गुजरती है, वो ओम के नियम का पालन करते हैं। लेकिन जिनके लिए सरल रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरती, जैसे वोल्ट मीटर बनाया था ना, उसके लिए मूल बिंदु से नहीं गुजरती, वो नहीं पालन करते, समझ गए। लेकिन ये दोनों रेखीय हैं। दोनों क्या है, रेखीय है। रेखीय प्रतिबाधा के लिए जरूरी नहीं है वी आई वक्र मूल बिंदु से गुजरे, लेकिन ओम के नियम के पालन करने के लिए या ओमीय पर युक्ति बढ़ने के लिए जरूरी है कि मूल बिंदु से गुजरे। तो रेखीय प्रतिबाधा ये दोनों ही है, वोल्टमीटर भी और कोई चालक भी, लेकिन ये ओमीय नहीं है, समझ गए। तो रेखीय प्रतिबाधा, इसमें शब्द आ रहा है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा दो चीजों से मिलकर बनती है, प्रतिरोध, ये समझना है, प्लस प्रतिघात। बाकी ये ना आपको 9वें चैप्टर 10वें चैप्टर में जब एसी पढ़ेंगे सर्किट तो वहां क्लियर हो जाएगा। प्रतिरोध और प्रतिघात। प्रतिरोध आपको पता है ये होता है, पता है ना सबको। आज प्रतिघात दो प्रकार का होता है। अभी जब आप प्रतिबाधा लिखोगे अकेला प्रतिबाधा लिख के आपको नोट लगा के ऐसे किसी लिख लेना इसको। प्रतिबाधा के दो पार्ट बना लेना, प्रतिरोध प्रतिघात। प्रतिरोध में अकेला प्रतिरोध, प्रतिघात में दो होते हैं, एक तो होता है धारिता और एक होता है प्रेरकत्व। धारिता का मतलब कैपेसिटर, संधारित्र। प्रेरकत्व का मतलब कुंडली, एल, कुंडली को एल से लिखते हैं। तो एल और सी और आर ये तीन होते हैं जो प्रतिबाधा होती है। और प्रतिबाधा के दो प्रकार है, प्रतिघात और प्रतिरोध। इसमें प्रतिघात जो होता है वो धारिता और प्रेरकत्व दो होते हैं। आगे बात समझ। और ध्यान रखना ये तीनों ही रेखीय होते हैं,
तीनों ही क्या होते हैं? रेखीय होते हैं। तीनों ही क्या होते हैं? रेखीय होते हैं। तीनों का ही वक्र आई और बी का सर्व रेखा होता है। जरूरी नहीं है किसी का ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक है, लेकिन होता सर्व रेखा ही तीनों का वक्र। लेकिन जो रेखीय नहीं होते यानी कि अरेखीय प्रतिबाधाएं होती हैं, उनमें आता है डायोड, वही चीज आती, फिर डायोड, ट्रांजिस्टर, वो सब उसमें आ जाते हैं। निर्वात नलिका जो अनोमीय में पढ़े थे। अनोमीय तो सारे ही अरेखीय होते हैं, ओमीय सारे ही रेखीय होते हैं, लेकिन रेखीय सारे ओमीय नहीं होते। समझ गए ना? रेखीय सारे ओमीय नहीं होते। अब वोल्टमीटर रेखीय लेकिन ओमीय नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु से नहीं गुजरता। ये कुछ परिभाषाएं होगी, इन सारी परिभाषाओं को एज इट इज अपने लिखेंगे।